प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल भारत की खोज नामक पूरक पाठ्य पुस्तक के नई समस्याएं नामक पाठ का सार अथवा सारांश सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ, लेख, निबंध, कविता, कहानी आदि के सार अथवा सारांश को जानना इसलिए आवश्यक होता है ताकि आप उस पाठ, निबंध, लेख, कविता, कहानी आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। आइए नई समस्याएं नामक पाठ का सार अथवा सारांश सीखना प्रारंभ करते हैं ताकि इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकें। प्यारे बच्चों, अरब और मंगोल शीर्षक से जिस समय हर्ष उत्तर भारत में शासन कर रहे थे तथा विद्वान ह्वान त्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहा था, उस समय अरब में इस्लाम अपने प्रभाव बढ़ा रहा था। उसे भारत आने में 600 वर्ष लग गए। अरब वाले भारत के उत्तर पश्चिमी छोर पर ठहर गए। मध्य एशिया से आई तुर्क जातियां इस्लाम को लेकर भारत आई। अरबों ने अनेक इलाके जीते, पर वे भारत में सिंध से आगे न बढ़ सके। सिंध बगदाद की केंद्रीय सत्ता से अलग होकर छोटा सा स्वतंत्र राज्य बन गया। भारत और अरब के बीच यात्रियों का आना जाना, राजदूतावासों की अदला बदली हुई, भारतीय पुस्तकों का अरबी में अनुवाद हुआ। भारत के पश्चिमी तट से व्यापार करने वाले राष्ट्रकूटों ने भी इसमें हिस्सा लिया। धीरे धीरे भारतीयों को इस्लाम की जानकारी होती गई। इस्लाम धर्म के प्रचारकों का स्वागत हुआ, मस्जिदें बनी। शासन या जनता ने इसका विरोध नहीं किया। सभी धर्मों का आदर करना भारत की प्राचीन परंपरा थी। इस तरह राजनीतिक ताकत बनने के काफी पूर्व इस्लाम भारत आ चुका था। महमूद गजनवी और अफगान। प्यारे बच्चों, लगभग 300 सालों तक भारत विदेशी आक्रमण से बचा रहा। 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। गजनवी तुर्क था जिसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली। उसके निर्ममतापूर्ण आक्रमण में बहुत खून खराबा हुआ। वह हर बार खजाना लूटकर ढेरों धन अपने साथ ले गया। प्यारे बच्चों, हिंदू धूल के समान बिखर गए थे। उनके मन में मुसलमानों के प्रति नफरत भर चुकी थी। गजनवी ने उत्तर भारत के एक टुकड़े को लूटा था जो उसके रास्ते में था। गजनवी ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया, पर वह कश्मीर को न जीत सका। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते समय रेगिस्तानी इलाके में वह पराजित हुआ और फिर वापस नहीं आया। उसकी मृत्यु सन 1030 में हुई। इसके 160 वर्षों बाद शहाबुद्दीन नामक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने लाहौर और दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित किया। वह अफगानिस्तान लौट गया, पर 1 साल बाद उसने फिर आक्रमण किया। 1192 ईस्वी में वह दिल्ली का शासक बन गया। प्यारे बच्चों, शहाबुद्दीन द्वारा दिल्ली को जीतने के बाद भी दक्षिण भारत शक्तिशाली बना रहा। यहाँ अफगानों को कब्जा करने में 150 वर्ष का समय लग गया। फिर भी दिल्ली महत्वपूर्ण बनी रही। 12वीं शताब्दी में आने वाले अफगान हिंदू आर्य जाति के लोग थे तथा भारत की जनता से उनका निकट का संबंध था।
14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आक्रमण किया और दिल्ली की सत्ता को ध्वस्त कर दिया। वह जिस रास्ते से आया उसे वीरान कर दिया। दिल्ली मुर्दों का शहर बन चुकी थी। उसके आक्रमण से दिल्ली और पंजाब के कुछ भागों को भयानक विपत्ति का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में 14वीं शताब्दी में बहमनी और विजयनगर नाम के दो बड़े हिंदू राज्य कायम हुए थे। मेरे बच्चों, दिल्ली की बर्बादी के बाद उत्तर भारत कमजोर पड़ गया। इस समय दक्षिण भारत की शक्तिशाली रियासत विजयनगर ने बहुत से हिंदू शरणार्थियों को अपनी ओर आकर्षित किया। यह बहुत सुंदर तथा समृद्ध शहर था। विजयनगर की तरक्की के समय उत्तरीय पहाड़ियों से होकर एक हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में आया। उसने 1526 में दिल्ली को जीतकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यह तैमूर वंश का तुर्क मंगोल बाबर था। समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, इसके लिए कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो प्रमुख रहे। प्यारे बच्चों, इस्लाम भारत में कुछ सदियों बाद आया, इसलिए यह कहना गलत है कि इस्लाम ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर तुर्कों, अफगानों और उसके बाद तुर्क मंगोल या मुगल आक्रमण हुए। अफगानों को सीमावर्ती समुदाय कहा जा सकता है। मुगल भारत के लिए अजनबी थे, पर वे भारतीय ढांचे में समा गए और मुगल युग की शुरुआत की। अफगानों और उनके साथ आए लोगों का भी भारतीयकरण हो गया। वे भारत को अपना घर और बाकी दुनिया को विदेश मानने लगे। अधिकतर राजपूतों के साथ उन्होंने अच्छे संबंध कायम कर लिए, पर कुछ इनके खिलाफ भी थे। प्यारे बच्चों, इस मुस्लिम शासन में देश में प्रशासन मजबूत हुआ, यातायात के साधन सुधरे। अफगान शासकों में शेर शाह सबसे योग्य था। उसके द्वारा लागू की गई मालगुजारी व्यवस्था का विकास अकबर के काल में हुआ। टोडरमल की नियुक्ति शेर शाह ने ही की थी। उसने हिंदुओं की क्षमता का भरपूर उपयोग किया। अफगानों की जीत का भारत और धर्म पर यह प्रभाव पड़ा कि अफगान शासन में बसने वाले लोग दक्षिण भारत की ओर चले गए। बचे हुए लोगों ने विदेशी प्रभावों से बचने के लिए वर्ण व्यवस्था को कठोर बना दिया। धीरे धीरे लोगों ने समन्वय की नीति अपनाई। इससे इनका खान पान और वास्तुकला प्रभावित हुआ। भारतीय संगीत प्रभावित हुआ। फारसी दरबार की सरकारी भाषा बन गई। फारसी के अनेक शब्द आम बोलचाल के शब्द बन गए। प्यारे बच्चों, मुगल काल में ही पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई। यह हिंदुओं और मुसलमानों में पद और आदर की निशानी समझा जाता था। मुसलमानों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पर्दा प्रथा अधिक प्रभावी हुई। आश्चर्य की बात यह है कि पंजाब और सीमावर्ती मुस्लिम इलाकों में पर्दे की प्रथा उतनी कड़ी न थी। दिल्ली में अफगानों के प्रतिष्ठित होने का ज़्यादा असर उच्च वर्गों तथा अमीर उमराओं में हुआ। इसका असर विशाल देहाती जनता पर कम हुआ। इसके प्रभाव स्वरूप आर्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण की ओर चला गया, जो बाद में हिंदू रूढ़िवादिता का घर बना। प्यारे बच्चों, तैमूर के हमले से कमजोर दिल्ली की सल्तनत के काल में ही जौनपुर में एक मुस्लिम रियासत बनी, जो कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र बनी। यहाँ आम भाषा हिंदी को प्रोत्साहित किया गया तथा हिंदू मुसलमानों के बीच समन्वय का प्रयास किया गया। इसी समय ऐसे ही कार्यों के लिए एक कश्मीरी शासक जैनुल आबदीन को बहुत यश मिला, प्रसिद्धि मिली। इस समय भारतीय विदेशी विचारों को अपनाने के साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ तालमेल बिठा रहे थे। इसी समय कुछ समाज सुधारकों का उदय हुआ। उन्होंने इस समन्वय का समर्थन तथा वर्ण व्यवस्था की उपेक्षा की। 15वीं शताब्दी में रामानंद और उनके शिष्य कबीर ऐसे ही समाज सुधारक थे।
कबीर की साखियां और पद आज भी जनमानस में लोकप्रिय हैं। भारत में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। हिंदू धर्म इन सुधारकों के विचार से प्रभावित हुआ। प्यारे बच्चों, विदेशी तत्वों द्वारा देश की आम भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। दरबारी भाषा बनी रही। शुरुआती लेखकों में अमीर खुसरो अधिक प्रसिद्ध हुए। वे फारसी के कवि होने के साथ साथ संस्कृत के भी ज्ञाता थे। भारतीय वाद्य यंत्र सितार उनके द्वारा ही आविष्कृत है, अर्थात हमारे देश का जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है सितार, वो अमीर खुसरो के द्वारा ही बनाया गया है। हमारे धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र आदि विषयों पर उन्होंने लिखा। उनके लिखे लोकगीत और अनगिनत पहेलियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 600 साल पहले लिखे गीतों को आज भी ज्यों का त्यों गाया जाता है, जो उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। बाबर और अकबर, भारतीयकरण की प्रक्रियाएं। सन 1526 में पानीपत का युद्ध जीतकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था। वह नई जागृति का शहजादा था। वह केवल 4 वर्ष ही शासन कर सका। इस समय को उसने युद्ध करने तथा आगरा को राजधानी बनाने में बिताया। प्यारे बच्चों, अकबर बाबर का पौत्र था। वह बहादुर, योग्य सेनानायक, विनम्र और दयालु होने के साथ साथ लोगों का दिल जीतना चाहता था। वह भारत में एकजुटता देखना चाहता था। 1556 ईस्वी से आरंभ हुए अपने शासनकाल की 50 वर्षों की अवधि में वह इसे पूरा करने का प्रयास करता रहा। उसने स्वाभिमानी राजपूतों को अपनी ओर मिलाया तथा एक राजपूत राजकुमारी से शादी की। उसका बेटा तथा पौत्र मुगल और भारतीय राजपूत थे। राजपूतों के राजघरानों से संबंध बनाने में उसका साम्राज्य मजबूत हुआ। इससे सरकार, प्रशासन, सेना, कला और संस्कृति भी प्रभावित हुई। अकबर को मेवाड़ के राणा प्रताप को अधीन बनाने में सफलता नहीं मिली। अकबर की अधीनता स्वीकारने की बजाय वे जंगलों में फिरते रहे। प्यारे बच्चों, अकबर ने प्रतिभाशाली लोगों का एक समुदाय एकत्र किया। इनमें फैजी, अबुल फजल, बीरबल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना प्रमुख थे। उसने दीन-ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना करके मुगल वंश को भारत के वंश जैसा ही बना दिया। यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। प्यारे बच्चों, अकबर जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसे राजनीतिक, यांत्रिक कलाओं और सैनिक मामलों का ज्ञान था। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि समाज में क्या घटित हो रहा है। उसके सामने यह समस्या थी कि वह राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। अकबर भारत की सामाजिक स्थिति में अंतर नहीं पैदा कर सका। प्यारे बच्चों, अकबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी थी तथा उस पर जो इमारत बनाई वह 100 वर्षों तक बनी रही। सिंहासन के लिए उत्तराधिकारियों में युद्ध होते रहे। प्यारे बच्चों, इसे इस प्रकार पढ़ें। सिंहासन के लिए उत्तराधिकारियों में युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमजोर होती गई। यूरोप में मुगल बादशाहों का यश फैला था। दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें बनी जो दक्षिण और उत्तर के मंदिरों की शैली से भिन्न थी। वास्तुकारी में आगरा का ताजमहल इसका प्रमाण है। पश्चिमोत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे समाज में व्याप्त जाति पाति की अछूत प्रथा, अलग अलग रहने की प्रवृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयां सामने आ गई। इस्लाम के भाईचारे का उन लोगों पर विशेष असर हुआ जिन्हें हिंदू समाज बराबरी का दर्जा नहीं देता था। भारत के बहुत से हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर लिया। निम्न श्रेणी के लोग समुदाय के साथ धर्म परिवर्तन करने लगे। भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के साथ रहने के कारण उनकी आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियों में समानता दिखाई देती थी। वे शांतिपूर्वक साथ रहने
उत्सव में आने जाने में एक जैसे थे तथा वे एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। यह सब उस वर्ण व्यवस्था के बाद हुआ जो मेलजोल में बाधक थी। उनमें खान पान और शादी ब्याह साथ नहीं होते थे। गांव की आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था। गांव के हिंदू और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे। हिंदू मुसलमानों को भी एक जाति मान चुके थे। उनके कुछ त्योहार तथा लोकगीतों में समानता थी। इनमें अधिकतर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। प्यारे बच्चों, मुगल शासनकाल में हिंदुओं ने दरबारी भाषा फारसी में अनेक पुस्तकें लिखी। मुसलमान विद्वानों ने संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी तथा अब्दुल रहीम खान खाना की कविताओं का सत्र बहुत ऊंचा होता था। रहीम ने राणा प्रताप की प्रशंसा में भी बहुत कुछ लिखा। उन्होंने मुगलों से युद्ध करते हुए कभी पराजय स्वीकार नहीं की। औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई। हिंदू राष्ट्रवाद का उभार। शिवाजी। प्यारे बच्चों, औरंगजेब मुगल वंश का ऐसा धर्मांध, धर्म से अंधा और कठोर नैतिकतावादी था जिसने अपने पूर्वजों की मेहनत तथा उनके कार्यों पर पानी फेर दिया। वह साहित्य तथा कला प्रेमी नहीं था। उसने हिंदुओं पर घृणित जजिया कर लगाया। उसने मंदिरों को तोड़वाकर प्रजा को नाराज कर दिया। उसके कार्यों ने राजपूतों, सिखों और लड़ाकू मराठों को नाराज कर दिया। इससे मुगल साम्राज्य में उत्तेजना फैल गई और पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण के विचार उठने लगे जिसमें धर्म और राष्ट्रीयता का मेल था। धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने शक्ति और संबद्धता तो पाई, पर यह विशेष तरह की तथा आंशिक थी। हिंदू राष्ट्रवाद व्यापक राष्ट्रवाद न बन सका जो धर्म तथा जाति से ऊपर हो। मराठों के मन में राष्ट्रवाद की व्यापक अवधारणा थी। वे अपनी राजनीतिक, सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे। शिवाजी ने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी पर मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी, क्योंकि मुसलमानों से इनका कोई बैर नहीं था। प्यारे बच्चों, आर्थिक व्यवस्था कमजोर होने से मुगल साम्राज्य खंडित होने लगा। किसान बार बार आंदोलन कर रहे थे। 1669 के बाद जाट किसान बार बार केंद्रीय सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाते थे। फूट और बगावत के इसी समय में मराठा शक्ति विकास कर रही थी। 1627 ईस्वी में जन्मे शिवाजी आदर्श छापामार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापामार युद्ध करते थे। शिवाजी ने सूरत में अंग्रेज की कोठियों को लूटा तथा मुगल साम्राज्य वाले क्षेत्रों में सोथ नामक कर लगाया। उन्होंने मराठों का शक्तिशाली फौजी दल बनाया। उनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु के बाद भी मराठा शक्ति बढ़ती गई। प्यारे बच्चों, प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, अंग्रेजों की विजय। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्षों तक भारत की सहायता पाने के लिए, प्यारे बच्चों, सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्षों तक भारत की सत्ता पाने के लिए संघर्ष चलता रहा। इनमें 4 शक्तियां, मराठे, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान, फ्रांसीसी और अंग्रेजों जो विदेशी थे। मराठों की शक्ति देखकर लगता था कि वे पूरे भारत पर अधिकार कर लेंगे, क्योंकि उस समय उनके जैसी कोई दूसरी शक्ति मजबूत न थी। सन 1739 में ईरान के नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और भयंकर मारकाट की। उसने बेशुमार दौलत लूटी और तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे भारत को अपने अधीन करने की स्थिति में आ गए। वे पंजाब तक फैल गए। ऐसे में मुगल शासन लगभग समाप्त हो गया। इसके अलावा अफगानिस्तान भारत से अलग होकर नादिर शाह के राज्य का हिस्सा बन गया।
भारत की कमजोरी का फायदा उठाते हुए क्लाइव ने बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा दिया। सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। जल्दी ही बिहार एवं बंगाल भी उनके हाथ आ गया। 1770 में बंगाल तथा बिहार में अकाल पड़ा, जिसमें 1/3 आबादी नष्ट हो गई। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध में फ्रांसीसियों का नामो निशान मिट गया। भारत पर अधिकार के लिए मराठे, अंग्रेज और हैदर अली रह गए थे। शक्तिशाली मराठे भारत पर अधिकार कर सकते थे क्योंकि हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था, पर वह दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गया। इससे भारत पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। 1799 में अंततः अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया। इससे अंग्रेजों की राह आसान हो गई। आपसी फूट के कारण आपस में लड़ने वाले मराठों से अंग्रेजों ने अलग अलग युद्ध किया और उन्हें हराया। अंग्रेजों ने 1804 में आगरा के पास बुरी तरह हार खाई, पर 1818 तक उन्होंने मराठों को हराकर भारत पर कब्जा कर लिया। प्यारे बच्चों, भारत अब अंग्रेजों के अधीन था। मराठे जिसे आतंक का युग कहते थे, उसकी समाप्ति हो गई थी, अर्थात अंग्रेजों की मार काट अब बंद हो चुकी थी। वे अब सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था लागू कर रहे थे। यह कल्पना की जा सकती है कि अंग्रेजों की मदद के बिना भी भारत में शांति व्यवस्था कायम हो सकती थी। रणजीत सिंह और जय सिंह। प्यारे बच्चों, आतंक के जिस दौर में जनता परेशान और दुखी थी, उस समय भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कार्यों एवं नीतियों से इतिहास में अपना स्थान बनाया। ऐसे ही व्यक्तियों में थे महाराजा रणजीत सिंह और जय सिंह। महाराजा रणजीत सिंह जिज्ञासु स्वभाव वाले जाट सिख थे। उन्होंने पंजाब में राज्य कायम किया तो कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। उन्होंने मानवीय विचारों को आधार बनाया तथा खून खराबे को नापसंद किया। युद्ध के सिवाय उन्होंने किसी की जान नहीं ली। उनके शासन में दमन और निर्दयता के लिए जगह न थी। राजपुताने में जयपुर का शासक जय सिंह चतुर एवं अवसरवादी शासक था, जो कि अनेक परिवर्तनों और उथल पुथल के बाद भी बचा रहा। वह बहादुर योद्धा, कुशल राजनयिक होने के साथ गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी, नगर निर्माण कराने वाला तथा इतिहास के अध्ययन में रुचि रखने वाला था। उसने विदेशी नक्शे के आधार पर बनाए गए नक्शे से जयपुर शहर बसाया। उसमें यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर में अब भी सुरक्षित हैं। उसने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशालाएं बनवाई। प्यारे बच्चों, भारतीय इतिहास के सबसे अंधकारपूर्ण युग में जब माहौल युद्ध तथा उपद्रव से भरा था, जय सिंह ने एक वैज्ञानिक की तरह कार्य किया, जिसकी प्रशंसा आज भी की जाती है। भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि इंग्लैंड के दो रूप। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में शासन करना शुरू किया, उस समय उसका मुख्य काम था भारत में बना माल यूरोपीय देशों में बेचना। भारतीय कारीगरी वहाँ इंग्लैंड की तकनीकों का सफलतापूर्वक मुकाबला करती थी। कंपनी का उद्देश्य अधिक धन कमाना था। इंग्लैंड में मशीनों का दौर शुरू होने पर मशीनों से बने माल के साथ साथ भारतीय वस्तुएं भरी थी। उस औद्योगिकरण से बने माल का भारतीय अर्थतंत्र मुकाबला न कर सका। इसके लिए उन्होंने यहाँ कल कारखाने लगाए। कंपनी ने यहाँ का अर्थतंत्र बुरी तरह नष्ट कर दिया। उसकी जगह कोई नई रचनात्मक चीज़ सामने न आई। लगभग 100 साल बाद कपड़ा बुनने की तेज मशीन का आविष्कार हुआ और उसके बाद काटने की कला, इंजन और मशीन के करघे निकाले गए। कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की जल्दी पड़ी थी। प्यारे बच्चों, एडम स्मिथ ने सन 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए बुरी सरकार है। इंग्लैंड में भी इस समय दो दौर साथ साथ काम कर रहे थे। एक शेक्सपियर और मिल्टन वाला साल इन बातों, लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान तथा तकनीक में प्रगति करने वाला था। तो दूसरा बर्बर, दंड संहिता और नरशंस व्यवहार वाला, वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा था। इंग्लैंड में यह सब साथ साथ चल रहा था।
प्यारे बच्चों, जिस समय भारत ने अपनी आज़ादी खोई उसी समय अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिका के पास नई शुरुआत के लिए साफ तथा अनछुआ मैदान था, जबकि भारतीय प्राचीन परंपराओं से जकड़े हुए थे। इन सब के बाद भी यह सत्य है कि यदि ब्रिटेन मुगलों के शक्ति खोने पर भारत का बोझ न उठाता तो भारत अधिक स्वतंत्र तथा समृद्ध होता। प्यारे बच्चों, यह था नई समस्याएं नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, नई समस्याएं नामक पाठ पर आधारित नई समस्याएं नामक पाठ के सार अथवा सारांश पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए, समझ आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।